हेलो प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे बाल विवाह से संबंधित जितने भी कानून बने हैं अब तक या जितने भी संशोधन हुए हैं वो सभी। ठीक है। देखिए, कम समय में अच्छा पढ़ रहे हैं हम, ठीक, और साथ साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा। अगर यही चीज़ कहीं और से पढ़ोगे तो 10-15 हज़ार रुपये खर्च भी करने पड़ेंगे और ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसे ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। और अगली जो भी वीडियो होंगी उनको भी हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं इसकी। इसमें हम क्या है, थ्योरी भी कराते हैं और प्रश्न भी कराते हैं। आप जब पेपर दोगे या पिछले पेपर लगाए होंगे दरोगा वाले 2017 के या 21 के, तो यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, जो भी मैं एक्ट करा रहा हूँ इसी को हम मूल विधि कहते हैं और ये जीएस के पोर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं इसकी, हम ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ रहे। ठीक है, तो देखिए, ये बाल विवाह, ये क्रम से लगे हुए हैं। पहले तो जो नोट्स बना रहे हैं बच्चे वो इन्हें लिख लोगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम ये 1929, इसी को आगे चल के शारदा अधिनियम 1930 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें संशोधन हुआ था 1949 में, फिर संशोधन हुआ था इसमें 1978 में, फिर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बना था और इसमें संशोधन हुआ है 2021 में, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इनमें है क्या, संशोधनों में क्यों किए गए थे, तो ये हम आगे बताएंगे। ठीक, फिलहाल आप इसे क्रम से लगा लीजिए। बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में बात करते हैं कि ये क्यों बनाए गए थे बाल विवाह अधिनियम। तो बालकों के हित को ध्यान में रखकर तथा उनके शारीरिक और मानसिक दशा में सुधार के लिए बालकों के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, इन अधिनियमों के द्वारा। ठीक, जिस समय पर ये अधिनियम बनाया गया था 1929 वाला, उस समय पर गवर्नर जनरल इरविन था। ठीक, ये ध्यान रखोगे। और बाल विवाह की जो खिलाफत करने वाले थे ये लोग भी ध्यान रखोगे, तो हरिविलास शारदा हैं, केशव चंद्र सेन हैं, दयानंद सरस्वती हैं और राजा राम मोहन राय हैं। ठीक है, इन्होंने बाल विवाह की खिलाफत की थी। देखिए, बाल विवाह का क्यों लाया गया था बाल विवाह को, तो जो छोटी सी उम्र में बच्चों का विवाह कर दिया जाता है वो ना तो मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से परिपूर्ण हो पाते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है, उनकी जो मानसिक और शारीरिक दशा होती है वो बिगड़ जाती है, इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध निवारण अधिनियम 1929, ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत थोड़ा सा ही पूछा जाता है, तो ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं यहाँ पर। इसी को आगे चल के शारदा अधिनियम 1930 के नाम से जानते हैं। ठीक, यानी पहली बार जो निवारण अधिनियम बनाया गया था वो 1929 में बनाया गया था और इसी को शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं फिर। ठीक है, देखिए इसमें क्या था, तो बाल विवाह को रोकने के लिए हरिविलास शारदा ने, ये एक न्यायाधीश भी थे और एक राजनीतिज्ञ भी थे, इन्होंने 1927 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में विधेयक पेश किया था। ठीक, बाल विवाह से संबंधित, जिसे 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया और 1 अप्रैल 1929 को लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक डेट हमें मिल रही है 28 सितंबर। ठीक, 28 सितंबर हमें डेट दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर इसी डेट को एक और अधिनियम बना था, वो था मानवाधिकार आयोग का। ठीक, 28 सितंबर 1993 में। ठीक है, मानवाधिकार वाला वो भी ध्यान रखोगे, जिसे 12 अक्टूबर को आयोग बना दिया गया था। ठीक है, एनएचआरसी वाला ये अधिनियम हम पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं आज इस वीडियो में, वो इससे पहले की वीडियो पड़ी हुई है, वो भी देखें एक बार जाके। और हम दरोगा से संबंधित पूरी मूल विधि कराएंगे, वो भी फ्री में। ठीक है, आपको 10-20 हज़ार रुपये खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, वो ऊंचाइयां छूना चाहते हैं लेकिन परिस्थिति की वजह से नहीं छू पाते हैं, उनके लिए ये वीडियो वरदान साबित होंगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए, 28 सितंबर 1929 को निवारण अधिनियम को पारित किया गया था और 1 अप्रैल 1930 को इसे लागू किया गया था। इसे ही आगे चल के शारदा अधिनियम 1930 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी अगर पूछा जाए शारदा अधिनियम 1930 को क्या था पहले, तो निवारण अधिनियम 1929 था पहले। ठीक, इसमें लड़का और लड़की की उम्र ध्यान रखेंगे तो लड़का की उम्र शारदा अधिनियम में 18 साल थी और लड़की की उम्र 14 साल थी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें कि शारदा अधिनियम में लड़का और लड़की की उम्र कितनी निर्धारित की गई थी, तो लड़का की उम्र 18 साल निर्धारित की गई थी और लड़की की उम्र 14 साल थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, इसमें अब
1949 में संशोधन हुआ था। ठीक है, अगर जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं तो इसे क्रम में लिख लें। 1929, 1930 शारदा अधिनियम, फिर ये संशोधन 1949, फिर अगला संशोधन 1978, फिर उसके बाद में आता है 2006 वाला, फिर उसमें भी संशोधन 2021 का। ठीक है, तो देखिए संशोधन 1949 वाला पढ़ रहे हैं हम। इसमें हुआ क्या था, तो इसमें हुआ था, इसके तहत विवाह के लिए लड़का की उम्र 21 साल की गई थी। ठीक, यानी 18 साल से बढ़ा करके 21 साल की गई है, और लड़की की 15 साल की गई थी। ठीक, लड़का की उम्र 18 से 21 की गई थी और लड़की की 14 से 15 की गई थी। ठीक है, अब इसके बाद में आता है अगला संशोधन 1978 का। इसके तहत लड़का की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष की गई थी। वर्तमान में भी यही उम्र निर्धारित है, तो ये ध्यान रखोगे। यानी पहली बार जो 18 और 21 की गई है वो संशोधन 1978 वाले में की गई है, जो अभी भी यही लागू है। ठीक है, अगर कोई इससे कम उम्र के बच्चे शादी करते हैं या कोई करवाता है तो दंडनीय हो जाती है, और उसे ही हम बाल विवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 1978 का संशोधन हो गया। अब आते हैं संशोधन अगले में। देखिए संशोधन 2021 का है। इसमें 2006 के अधिनियम में, यानी जो 2006 में अधिनियम बना है ना, इसके अधिनियम में संशोधन करके लड़की के विवाह की उम्र 21 साल और लड़का की 24 साल करने की बात की गई है। फिलहाल ये हुई नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखोगे कि 21 वाले में कितना था। ठीक है, अब आते हैं यूनिसेफ। देखिए ये बच्चों से संबंधित एक संस्था है, इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ मैं यूनिसेफ के बारे में। इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, फुल फॉर्म क्या है, इसका गठन कब किया गया था, तो ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, कई वीडियो में बताया है, तो इसे भी ध्यान रखोगे। तो यूनिसेफ के द्वारा लड़का और लड़की दोनों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है। ठीक, यही वर्तमान में लागू है भारत में। तो दोस्तों यह अधिनियम 10 जनवरी 2007 को पारित हुआ था तथा 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था, और इसमें कुल 21 धाराएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये डेट को हम ध्यान कैसे रखेंगे। ये चीज़ आज जो वीडियो है इसे हम ट्रिक बनाने वाले हैं। ठीक, तो इसे ध्यान ऐसे रखेंगे, इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। इसे हम 101 जन ऐसे ध्यान रखेंगे, 101। अब देखिए इसमें डेट ये हो गई, दोनों डेट शामिल हो गई इसमें। ठीक है, अगर देखिए एक करेंगे तो 0 1 का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए 10 और 1 कर लेंगे इसको, यानी 10 ज से जनवरी हो जाएगा और 1 से नवंबर हो जाएगा। ठीक है, 101 जन, ज से जनवरी और न से नवंबर। ठीक है दोस्तों, 101 जन ध्यान रहेगा ये। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसे कभी भूल भाल जाओगे 101 किस में थी ये जन, तो जो विवाह होते हैं या सगुन वगैरह होता है उसमें या तो 101 रखा जाता है या 151 रखा जाता है, 1001 रखा जाता है, ऐसे ही तो रखा जाता है। तो यहाँ पर 101 जन यानी 101 बाराती जाते हैं इसमें। ठीक, 101 का मतलब 10 और 1 ऐसे करके करना है, ज से जनवरी और ना से नवंबर। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। इसमें हम मुख्य मुख्य धाराएं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 21 धाराओं में से मुख्य मुख्य धाराएं पढ़ेंगे हम। तो धारा 3 में है बाल विवाह का शून्य करणीय होना। देखिए ये दो शब्द आप ध्यान रखोगे, एक होता है शून्य करणीय और एक होता है शून्य। ठीक है, एक शून्य करणीय होता है और एक शून्य होता है। तो शून्य करणीय का मतलब होता है कि ये शुरू से अमान्य नहीं होता, लेकिन बाद में इसे हम अमान्य करवा सकते हैं कोर्ट में जा करके। जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मान लो उनकी शादी हो भी गई, जैसे घर से भाग जाते हैं बच्चे। ठीक है, जो 18 साल से कम के होते हैं, घर से चले गए और कोर्ट मैरिज कर ली या मंदिर में शादी कर ली। ठीक है, तो उनकी शादी मान्य रहती है शुरू से, लेकिन फिर वो चाहें तो कोर्ट के द्वारा उसे अमान्य करवा सकते हैं। ठीक, तो उसे हम शून्य करणीय कहते हैं, और शून्य का मतलब होता है जो शुरू से ही वैध ना रहे। ठीक, तो दोनों समझ गए होंगे शून्य करणीय और शून्य क्या है। फिर से समझ लीजिए, शून्य करणीय का मतलब है इसे अदालत में जा करके हम विवाह विच्छेद कर सकते हैं, और जो शून्य होता है इसमें हमें विवाह विच्छेद की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये पहले से ही अमान्य होती है शादी इसमें शून्य में। और शून्य करणीय में शादी अमान्य नहीं होती है, बल्कि बाद में करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये शून्य और शून्य करणीय में अंतर ध्यान रखोगे। चलो बढ़ते हैं।
धारा 3 में बाल विवाह का शून्य करणीय होना, ठीक है। अर्थात अगर कोई बालक विवाह के बंधन में होता है, बालक का मतलब वही है 18 और 21 से कम का, तो उसका विवाह शून्य नहीं होगा, यानी अमान्य नहीं होगा, बल्कि शून्य करणीय होगा। इसका मतलब बाद में उसे शून्य करवाया जा सकता है, बाद में अमान्य करवाया जा सकता है, वो भी कब? न्यायालय में अर्जी दाखिल करके, ठीक। तो इसकी कुछ कंडीशन होती है कि इसे शून्य कौन कौन करवा सकता है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, इसमें फिर ट्रिक के बारे में बताएंगे कि इस धारा को याद कैसे रखना है। पहले इसके बारे में बता दें, धारा 3 के बारे में पूरा, ठीक। कि ये जो शून्य करणीय विवाह होता है इसे शून्य कैसे करवा सकते हैं। तो अगर बालक अवयस्क है, ठीक है, यानी 18 साल से कम का है, तो उसके संरक्षक या उसके माता पिता द्वारा न्यायालय में अर्जी दाखिल की जा सकेगी, ठीक है। यानी अगर बालक नाबालिग है तो उसके द्वारा अर्जी दाखिल नहीं की जाएगी, बल्कि उसके माता पिता के द्वारा या उसके संरक्षक के द्वारा, ठीक। या फिर सेकंड कंडीशन ये है, विवाह के बाद बालक अगर वयस्क हो गया है, ठीक है, तो वयस्कता पूर्ण होने के 2 साल के अंदर, यानी जैसे किसी ने नाबालिगी में शादी की है और उसके बाद वो बालिग हो जाता है, तो 2 साल के अंदर वो चाहे तो न्यायालय में अर्जी दाखिल करके विवाह को अमान्य करवा सकता है, ठीक है। ये बोल बोल सकता है कि हमने शादी नाबालिगी में की थी और हम तब समझदार नहीं थे, तो इस आधार पर न्यायालय उनके विवाह को शून्य करार कर देगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे में न्यायालय के कार्य क्या होंगे, वो शून्य तो करार कर ही देगा, और जो एक पक्षकार है उसके द्वारा दूसरे पक्षकार के लिए विवाह के समय दिया गया सामान, जो विवाह के समय हम सामान देते हैं, दहेज वगैरह या कुछ गिफ्ट वगैरह या मूल्यवान प्रतिभूति वगैरह, तो उसे वापस देने का आदेश पारित किया जा सकेगा न्यायालय के द्वारा, ठीक है। और ये न्यायालय कौन सा न्यायालय होगा, तो हम धारा 8 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट न्यायालय ही होता है वैसे तो ये, लेकिन ये धारा 8 में आएगा, ठीक। अब देखिए हम धारा 3 को ट्रिक से पढ़ते हैं, ठीक। धारा 3 को हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे। धारा 3 में है विवाह, विवाह से मतलब फ्री होना। मान लो किसी ने गलती से विवाह कर लिया और अब उससे फ्री होना चाहता है, तो धारा 3 में होना चाहता है वो फ्री, ठीक है। फ्री कैसे होगा, तो कोर्ट में जा करके, ठीक। धारा 3 में हो जाएगा वो फ्री, ठीक। अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं अब। धारा 4, देखिए धारा 4 में है बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और उसके निवास के बारे में उपबंध। अर्थात न्यायालय द्वारा महिला के हितों को ध्यान में रखते हुए उसके पति से, अगर पति अवयस्क है तो पति के माता पिता को अथवा उसके संरक्षक को महिला पक्षकार के लिए उसके पुनर्विवाह तक, यानी उस महिला का दूसरा विवाह नहीं हो जाता तब तक के लिए उसके भरण पोषण की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसके रहने के लिए एक घर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, यानी उसके स्थान की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। धारा 4 में, ठीक। क्या है धारा 4 में, तो धारा 4 में हो जाएगा बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के लिए है, केवल ये, बस पुरुष के लिए नहीं है इसमें, महिला पक्षकार के लिए उसके रहने और खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। कब तक, जब तक उसका दूसरा विवाह नहीं हो जाता, ठीक है। अब देखिए इसे ध्यान कैसे रखेंगे इस धारा को, तो चार धारा 4 को हम ध्यान कैसे रखेंगे, तो इसमें इसके रहने की जगह के बारे में उपबंध किया गया है, ठीक है, निवास स्थान के बारे में, यानी ये घर भी चाहिए इसके लिए रहने के लिए। तो घर, घर में 4 दीवारें होती है ना, तो इसे 4 दीवारें भी चाहिए, यानी 4 दीवारों का व्यवस्था करनी पड़ेगी पति पति के द्वारा इसके लिए, ठीक है। तो धारा 4 और 4 से होता है 4 दीवारें, ठीक है। धारा 4 में 4 दीवारें आ जाएंगी, ठीक। तो 4 दीवारों की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसमें खाने पीने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी महिला के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब अगली धारा पर। धारा 5, देखिए धारा 5 में क्या है, तो बाल विवाह से जन्मे बालकों का भरण पोषण, जैसे बाल विवाह हो गया किसी का और फिर संतान भी पैदा होगी बाल विवाह के द्वारा, तो जो बच्चे पैदा होंगे उनके लिए भरण पोषण है वो धारा 5 में, ठीक है। अच्छा इसे कैसे ध्यान रखोगे, तो इसे ध्यान रखोगे 5 पांडवों से, ठीक है। 5 पांडव हो गए तो अब उनकी भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी ना खाने पीने की, ठीक है, और उनका संरक्षण भी करना पड़ेगा अगर बाल विवाह में हुए हैं तो इसमें क्या होगा, न्यायालय बाल विवाह से जन्मे बच्चे के हित को ध्यान में रखकर विवाह के किसी पक्षकार को उसके भरण पोषण और संरक्षण के लिए आदेश पारित किया जाएगा, ठीक है, न्यायालय के द्वारा। देखिए जो बच्चे होते हैं बाल विवाह से पैदा हुए हैं, तो
उनके हितों को ध्यान में रख करके विवाह के किसी भी पक्षकार को, यानी चाहे तो महिला के लिए महिला की तरफ से या फिर उसके पति की तरफ से जो भी इस लायक हो, तो उसके एवज में ये आदेश पारित किया जा सकेगा कि आप इन बच्चों के भरण पोषण का ध्यान रखिए और इनका संरक्षण कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये है धारा 5 को ध्यान कैसे रखना है, तो 5 पांडवों से, क्योंकि 5 पांडव वो बेटे ही तो थे। ठीक है, और उनके भरण पोषण के लिए ही तो महाभारत का युद्ध हो गया था। ठीक, अगर दुर्योधन उन्हें रहने के लिए जगह दे देता, खाने के लिए खाना दे देता, तो क्यों झगड़ा होता। श्री कृष्ण ने कहा था कि केवल 5 गांव ही दे दो इनके लिए रहने के लिए, उसी में अपना खाना पीना करते रहेंगे, लेकिन उसने नहीं माना था। तो धारा 5 ही ध्यान रखोगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं धारा 6। धारा 6 में बाल विवाह से जन्मा बालक धर्मज होगा, यानी अब ये जो धारा 6 का मतलब ये है कि जो बाल विवाह से बालक जन्मा है तो वो जायज़ माना जाएगा या नाजायज़ माना जाएगा। मान लो बाल विवाह हुआ है और बच्चे पैदा हो गए उसमें, और फिर उसके बाद में उन्होंने तलाक ले लिया, कोर्ट में जा कर के विवाह विच्छेद कर लिया। ठीक है, तो जो बच्चे होंगे वो जायज़ होंगे या नाजायज़ होंगे, तो वो जायज़ होंगे। ठीक है, यानी धर्मज होंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसे ध्यान कैसे रखना है धारा 6 को, तो देखिए महाभारत में छठा पुत्र कर्ण था ना, छठा, जिसको मतलब धर्मज है क्या धर्मज है ये लास्ट तक उसका चलता रहा था। तो धारा 6 से ध्यान रखोगे कर्ण को, और कर्ण के बारे में ध्यान रखोगे कि वो जायज़ था कि नाजायज़ था। लास्ट तक वो इसीलिए तो लड़ता रहा था। ठीक है, तो धारा 6 में देखिए धारा 3 में 3 से फ्री हो जाएंगे वो न्यायालय में जाकर के विवाह से। ठीक, धारा 4 में क्या हो जाएगा, चलो मैं बता रहा हूँ इसको। धारा 3 में क्या हो जाएंगे, धारा 3 में फ्री हो जाएंगे। ठीक है, फ्री, ठीक, 3 फ्री। धारा 4 में क्या हो जाएगा, तो धारा 4 में 4 दीवारें चाहिए पत्नी के लिए। ठीक, दीवार चाहिए और भरण पोषण यानी खाना पीना भी चाहिए। ठीक है, और धारा 5 में क्या हो जाएगा, तो 5 पांडव हो जाएंगे। ठीक है, 5 पांडव यानी 5 बेटे हो जाएंगे, उनके लिए भी खाना पीना चाहिए। और धारा 6 में क्या हो जाएगा, तो छठा कर्ण हो जाएगा, यानी ये जायज़ था कि नाजायज़ था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखोगे, 3 4 5 6 सभी धाराएं होगी ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं धारा अगली की तरफ। देखिए धारा 8, इस दोस्तों इसमें हम मुख्य मुख्य धाराएं करा रहे हैं, सभी धाराएं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद में हम एक टेस्ट भी देंगे, इसी में क्वेश्चन भी लगवाएंगे। ठीक है, देखिए कम समय में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो भी फ्री में, तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए यहाँ से। और वैसे सभी की अपनी श्रद्धा है, जो जहाँ से पढ़ना चाहे वहाँ से पढ़ सकता है। ठीक है, देखिए धारा 8, वह न्यायालय जिसमें अर्जी दाखिल की जानी चाहिए, यानी अब न्यायालय कौन सा होना चाहिए, हाई कोर्ट में कर सकते हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं क्या, किसी और कोर्ट में कर सकते हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझिए जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है यानी जिला न्यायालय, उसमें अर्जी दाखिल की जाती है, ना कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, तो कौन से होने चाहिए वो, तो पहला देखिए जहाँ बाल विवाह हुआ हो। ठीक, जहाँ पर बाल विवाह हुआ हो, बालकों का विवाह हुआ हो, उस जगह के डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। या जहाँ दोनों पक्षकार रह रहे हों वहाँ कर सकते हैं, या फिर जहाँ दोनों पक्षकार एक साथ अंतिम अंतिम रूप से रहे हों वहाँ के न्यायालय में कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में। या जहाँ अर्जी दाखिल करने के समय पक्षकार निवास कर रहा हो वहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यायालय। अब इसे देखिए धारा 8 को, न्यायालय को ध्यान कैसे रखेंगे, धारा 8, धारा 8। ठीक है, 8 8 से हम ध्यान रखेंगे डेट। ठीक, 8 डेट, डेट का मतलब तारीख। अब तारीख तो न्यायालय में मिलती है ना, दे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यानी डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, ये मिलती ना। तो डेट से हम ध्यान रखेंगे 8। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेगा, 8 में क्या है, डेट देने वाला यानी न्यायालय। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ। दोस्तों यहाँ पर हम निःशुल्क करा रहे हैं, कम समय में ट्रिक के साथ, इतना बढ़िया, तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, और नोट्स भी बनाते रहिएगा। ठीक है, कम समय में अच्छा पढ़ा रहे हैं हम, तो आप हमें मोटिवेट करते रहिए, हम आपका सिलेबस कराते रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं धारा 9। देखिए धारा 9 में क्या है, बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष के लिए दंड। देखिए यहाँ पर महिला के लिए दंड नहीं है कोई, जैसे कोई मान लो वयस्क महिला है और वो नाबालिग बच्चे से शादी कर लेती है, तो उसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं यहाँ पर, केवल पुरुष के लिए दंड है। बेचारा नो नो करता रहता है ना कि मैंने ऐसा नहीं किया जज साहब, अगर वो वाकई में बेकसूर होता है तो भी फंसता वही है। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए, यदि कोई पुरुष जो 18 साल से अधिक का है,
यहाँ पर वयस्क का मतलब 18 साल से अधिक का होना चाहिए, ना कि 21 की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर 18 साल से अधिक का है, ठीक है। और किसी अवयस्क लड़की से विवाह करता है, ठीक है, जो 18 साल से कम लड़की की उम्र से विवाह करता है, तो उसे 2 साल तक सजा मिल सकती है, या 1 लाख रुपए तक जुर्माना मिल सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं उसके लिए, ठीक है। इसमें अधिकतम सजा भी यही है, ये भी ध्यान रखोगे, अधिकतम सजा 2 साल है, 1 लाख तक जुर्माना है, या फिर दोनों है, ठीक। अच्छा, अब इसे ध्यान कैसे रखोगे, धारा 9 को नो, यानी जो पुरुष है वो नो नो करता रहेगा कि नो जज साहब मैंने ऐसा नहीं किया था, इसी ने मुझसे ज़बरदस्ती बोला था कि अब मुझसे करो नहीं तो मर जाऊंगी, फांसी पे चढ़ जाऊंगी, ठीक है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है ना, लड़कियां उसे मजबूर कर देती हैं कि अगर तुम मुझे भगा कर नहीं ले गए, मुझसे शादी नहीं की, तो मैं मर जाऊंगी, फांसी पे चढ़ जाऊंगी, ठीक है। तो पुरुष इसमें नो नो करता रहता है कि नो जज साहब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था ऐसा, इसने मुझसे ज़बरदस्ती करवाया था, तो नो नो, ठीक है। लेकिन फिर भी जज साहब ने उससे कह दिया कि बेटा धारा 9 पढ़ी है ना, धारा 9 तुम्हारे नो को खारिज कर रही है, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा। बढ़ते हैं धारा 10 पर। धारा 10 में है बाल विवाह का अनुष्ठान करने वालों के लिए दंड। देखिए धारा 9 में था जिसने विवाह किया है उसके लिए दंड, और धारा 10 में है इसमें जो बाल विवाह करवाते हैं उनके लिए दंड, ठीक है। तो इनके लिए भी वही है, 2 साल तक सजा है, 1 लाख तक जुर्माना है, या फिर दोनों है, ठीक है दोस्तों। इसे कैसे ध्यान रखेंगे, तो देखिए 10 से बस, यानी जो बाल विवाह में शामिल हुए थे वो ये भी तो बोल सकते थे बस करो, यानी 10 से बस करो, बाल विवाह बहुत हुआ, हम नहीं होने देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे करवाया, उसमें शामिल हुए, उसे संपन्न किया, ठीक है। और गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाई, ठीक। अब जब पूड़ियाँ खाई हैं, उसने संपन्न करवाया है, तो भैया सजा तो मिलेगी ना, तो 2 साल तक सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना, या फिर दोनों, ठीक है। तो 10 से बस भी करवा सकते थे उसको कि बस करो, ठीक। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करवाया, 9 में नो नो करता रहा, और 10 में बस नहीं करवाया इन्होंने, ठीक है। बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ। धारा 12। धारा 12 में कुछ मामलों में बाल विवाह का शून्य होना। देखिए दोस्तों, धारा 3 में हम पढ़ चुके हैं फ्री होना, और धारा 12 में शून्य होना, ठीक है। धारा 3 में क्या था, शून्य करणीय होना, यानी बाद में वो शून्य करवा सकते थे, अमान्य करवा सकते थे। लेकिन ये शून्य और शून्य करणीय का मतलब सीधी भाषा में बता रहा हूँ तुमको, शून्य करणीय का मतलब होता है कि ये शुरू से अमान्य नहीं होता, लेकिन कोर्ट में जाकर के अमान्य करवा सकते हैं। और शून्य का मतलब होता है ये शुरू से ही अमान्य होता है, ठीक है। तो धारा 3 में फ्री हो सकते हैं बाद में, और धारा 12 में ये पहले से ही अमान्य है। अच्छा, ये शून्य कब कब होगा, तो इसकी कुछ कंडीशन होती है, ठीक है। तो जबरन बाल विवाह करते हैं कोई, तो वो शुरू से ही अमान्य होता है, ठीक है। या किसी को खरीद करके बेच करके बाल विवाह करते हैं तो वो भी अमान्य होता है, ठीक। या किसी का व्यापहरण करके बाल विवाह करते हैं तो वो भी अमान्य होता है। व्यापहरण का मतलब जो अपहरण होता है ना, उसी को व्यापहरण बोलते हैं, जब नाबालिग का किया जाता है तब। या फिर किसी नाबालिग को बहला फुसला करके बाल विवाह किया जाता है तो वो भी अमान्य होता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें किस पर निर्भर करेंगी, तो जो बालक है उसके बयानों पर निर्भर करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। अगर वो बोल दे कि मुझसे ज़बरदस्ती विवाह किया गया है या विवाह करवाया गया है, तो वो शून्य होगा पहले से, ठीक है। अगर बोल दे कि मुझे खरीदा था तब विवाह करवाया है, तो वो भी शून्य होगा। अगर वो कह दे कि मेरी पकड़ करके बाल विवाह करवाया है, तो भी शून्य होगा। और वो ये कह दे कि मुझे बहला फुसला लिया था, तो भी शून्य होगा, यानी अमान्य होगा, ठीक है। तो ये शुरू से ही अमान्य होते हैं ये वाले विवाह। अच्छा, इस धारा को ध्यान कैसे रखेंगे, 12 को, तो 12 से 12 बाट होते हैं ना, 12 बाट हो जाना, ठीक है। 12 बाट हो जाना, सब कुछ बिगड़ जाना। अब देखिए, अगर इस तरह का कोई करेगा, इस तरह का अपराध करेगा, तो यह वो तो 12 बाट हो जाएगा ना, उसके घर पर बुलडोजर चल जाएगा योगी महाराज का, ठीक है। तो धारा 3 में फ्री हो सकते हैं, लेकिन धारा 12 में 12 बाट होकर के रहेंगे वो, ठीक, क्योंकि जबरदस्ती विवाह किया है उन्होंने। अब बढ़ते हैं धारा 15 पर। देखिए धारा 15 में बाल विवाह के अपराध का स्वरूप, ठीक है। तो ये अपराध संज्ञेय और अजमानती होते हैं, ठीक है, यानी संगीन किस्म के अपराध होते हैं और इनमें जमानत नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी धाराएं हुई मुख्य मुख्य। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं क्वेश्चनों को, ठीक। इससे संबंधित प्रश्न करने वाले हैं अब हम। दोस्तों आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराते रहेंगे, और जब तक दरोगा के फॉर्म पढ़ेंगे, पेपर आएगा, तब तक मान लीजिए हम इस सिलेबस को कम से कम 10 बार कर चुके होंगे। और आप कहीं और से पढ़ोगे ना, तो वहाँ से केवल लिख ही पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे उसे,
क्योंकि 2-2 घंटे की क्लास होंगी, वहाँ से कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं, इधर से आएगा और उधर निकल जाएगा। और यहाँ पर हम पढ़ाएंगे भी, दूसरा क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम पूरी मूल विधि की एक वीडियो बनाएंगे, क्वेश्चन की टॉप 500 क्वेश्चन होंगे उसमें लगभग। ठीक है, जिसमें 2017 में, 2011 में और 2021 में आए हुए होंगे दरोगा वाले में, वो सभी क्वेश्चनों की एक वीडियो बनाएंगे हम लास्ट में। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों की। तो पहला क्वेश्चन है ये, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब बनाया गया था, बताओगे? 1829 में, 1967 में, 1929 में या 1976 में? बताओगे जल्दी जल्दी, कब बनाया गया था ये बाल विवाह प्रतिषेध निवारण अधिनियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1929। ठीक है, ये इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो ध्यान रखोगे इरविन था। ठीक है, इरविन। इसमें इसी को आगे चल के शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1930 वाला। और इसमें उम्र कितनी रखी गई थी, तो 14 और 18, 14 और 18। ठीक है, ये उम्र भी ध्यान रखोगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बाल विवाह को रोकने का प्रयास किसने किया था? बाल विवाह को रोकने का प्रयास इनमें से किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या ये सभी? तो बताओगे इसका सही आंसर जल्दी जल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, एक व्यक्ति और ध्यान रखोगे, शारदा, क्योंकि इनके नाम से एक्ट भी है। ठीक है, शारदा 1930 वाला। अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के तहत लड़की के विवाह की उम्र कितनी थी? देखिए यहाँ पर लड़की के विवाह की उम्र पूछी जा रही है, लड़की के विवाह की। ठीक है, लड़की के विवाह की उम्र कितनी थी? तो बताओगे 18 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 14 वर्ष? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और लड़का की थी 18, लड़का की 18 थी और लड़की की 14 थी। ठीक है, अच्छा इसे, चलो अगला क्वेश्चन यही है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष विवाह की उम्र 21 वर्ष और 18 वर्ष की गई थी? यानी लड़का की 21 और लड़की की 18 वर्ष की गई थी। तो ये बताना है, 1929 में, 1949 में, 2006 में या 1978 में? ठीक है, किस वर्ष विवाह की उम्र लड़का की 21 साल और लड़की की 18 साल की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1978 में। ठीक है, और यही अब तक चल रही है। 2021 में संशोधन हुआ था, उसमें 21 और 24 की बात कही गई थी, लेकिन वो नहीं हो पाया है अभी। अगला क्वेश्चन अब, बाल विवाह के तहत अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? तो बताओगे 2 साल तक, 3 साल तक, 1 साल तक या 5 साल तक? अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 साल। ठीक है, 2 साल या फिर 1 लाख रुपए। ठीक, ये ध्यान रखोगे, या फिर दोनों भी हो सकते हैं ये। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में यह कहा गया है कि बाल विवाह तब तक मान्य होगा जब तक विवाह का कोई पक्षकार आपत्ति दर्ज न कराए? ठीक है, यानी विवाह, बाल विवाह जो है वो मान्य तो होगा, लेकिन तब तक मान्य होगा जब तक के दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार उस पर आपत्ति ना करे। ठीक है, तो ये किस धारा में कहा गया है, बताओ किसे? धारा 3 में, धारा 4 में, धारा 5 में या धारा 6 में? ध्यान दीजिए, कौन सी धारा में बताया था मैंने आपत्ति दर्ज करके हम फ्री हो सकते हैं? तो धारा 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक, अच्छा इन धाराओं का रिवीजन करते हैं। धारा 3 में हम फ्री हो जाएंगे। ठीक है, इसका सही आंसर 3 ही है, यही है। तो धारा 3 में हम 3 में फ्री हो जाएंगे। और 4 में क्या है, 4 दीवारें, यानी महिला जो पक्षकार है उसके लिए घर चाहिए 4 दीवारों वाला, और उसके रहने खाने के लिए भी चाहिए। और धारा 5 में क्या है, 5 पुत्र। ठीक है, यानी पांडव। ठीक, जो पुत्र होंगे उनके लिए। और धारा 6 में क्या है, तो ये कर्ण, यानी धर्मजता। ठीक है, धर्मजता, इसके बारे में ध्यान रखोगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सामान वापस दिलाने का आदेश दिया जाएगा? यानी यहाँ पर न्यायालय पूछा गया है कि जो अर्जी दाखिल की जाएगी वो किस तरह के न्यायालय में की जाएगी। ठीक है, तो बताओगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिला न्यायालय। ठीक है, धारा 3 के तहत यहाँ पर हम डालेंगे अर्जी
फ्री होने के लिए, ठीक है, वहीं पर ये आदेश दे देगा फ्री होने के बाद में कि जो जो सामान है ना एक दूसरे का वो भी वापस कीजिए। अब तुम एक दूसरे से फ्री हो रहे हो तो इनका सामान भी वापस कीजिए। ठीक है दोस्तों, धारा 8 के तहत तो हम अर्जी दाखिल करते हैं, धारा 3 के तहत हम फ्री हो जाते हैं। धारा 4 के तहत क्या था, जब तक केस चल रहा है तब तक उस जो महिला पक्षकार है उसके लिए रहने का स्थान दिया जाएगा, खाने पीने का सामान दिया जाएगा। और धारा 5 में जो बच्चे हो जाएंगे ना उनके लिए है। और धारा 6